इंटरनेशनल रिलेशंस में रूल्स देखो सिर्फ कमजोर देशों के लिए है जिनके पास पावर नहीं है। अदरवाइज देखो जो पावरफुल कंट्रीज हैं जैसे यूएस, चाइना, ये किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन या रूल्स को नहीं मानते, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। आप चाइना का ही एग्जांपल ले लीजिए। चाइना किस प्रकार से साउथ चाइना सी में किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन या फिर इंटरनेशनल रूल को नहीं मानता है, बल्कि पूरे का पूरे सी पर अपना कब्जा जताए हुए हैं। समझते हैं इस पूरे डिस्प्यूट को। कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में 3 दिनों का इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 ऑर्गेनाइज हुआ और इस डायलॉग में जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ, इंडिया के जो नेवी चीफ है ना, उन्होंने साउथ चाइना में जो फ्रेजाइल सिचुएशन है, टेंशंस हैं विभिन्न देशों के बीच में, और चाइना जो कि हर प्रकार के कोड ऑफ कंडक्ट को वहां पे वायलेट कर रहा है, इस और चिंता जताई हमारे नेवी चीफ ने। तो सबसे पहले तो देखो, हम ये समझते हैं कि साउथ चाइना सी में टेंशंस आखिरकार है क्यों, क्या मेन रीजन है डिस्प्यूट का और नई डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। देखो साउथ चाइना सी में जो टेंशंस है ना, वो किस इश्यू को लेके हैं। ये है 9 डैश लाइन। ये जो रेड कलर में आपको दिख रही है ना, ये 9 डैश लाइन है। वैसे देखो इसी साल कुछ दिनों पहले चाइना ने अपना जो लेटेस्ट मैप पब्लिश किया ना, उसमें चाइना ने इस 9 डैश लाइन में बल्कि 1 डैश और इंक्रीज कर दिया। ये जो डैश है ना ताइवान के नजदीक वाला, ये डैश चाइना ने इंक्रीज कर दिया। तो अब ये जो 9 डैश लाइन है वो हो गई 10 डैश लाइन। चाइना ने अपना जो मैप रिलीज किया, उस मैप में चाइना ने पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट दिखाया। इसके अलावा अक्साई चीन को भी चाइना का हिस्सा बताया और साउथ चाइना सी को भी। उसके बाद इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस समेत कुछ दूसरे देशों ने भी प्रोटेस्ट किया चाइना के इस नए मैप के अगेंस्ट। खैर यूपीएससी अगर प्री में पूछ ले 10 डैश लाइन, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो 9 डैश लाइन ही है जिसमें चाइना ने 1 डैश को इंक्रीज कर दिया है ताइवान के नजदीक। हम फिर से मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं, साउथ चाइना सी में आखिरकार मुद्दा है क्या। अब चाइना क्या बोलता है, इस 10 डैश लाइन के अंदर, जिसको पहले 9 डैश लाइन कहा जाता था, इस 10 डैश लाइन के अंदर जितना भी एरिया आता है ना, ये सारा एरिया, यहां पर चाइना के हिस्टोरिकल राइट्स हैं। मतलब पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, चाइना ही इस पूरे सी को अपने लिए यूज करता आया है। अब इस साउथ चाइना सी में यानी कि 10 डैश लाइन में बहुत सारे आइलैंड्स आ जाते हैं, जैसे कि देखो पार्सल आइलैंड्स, स्कारबोरो शोल, स्पार्टली आइलैंड्स। ज्यादातर आइलैंड्स पर चाइना अपना हक जमाता है। मतलब पार्सल आइलैंड्स पर तो पूरी तरह, स्कारबोरो शोल पर भी और कुछ स्पार्टले आइलैंड्स पर भी चाइना अपना हक जमाता है, बोलता है। चूंकि ये सारे जो आइलैंड्स हैं ये इस 10 डैश लाइन के अंदर आते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है इस लाइन के अंदर आते हैं, और इस पूरे एरिया को हम ही यूज करते आए हैं हिस्टोरिकली, यानी इतिहास उठा के देख लीजिए, हम ही यूज करते आए हैं और अब भी हम ही यूज करेंगे। बट देखो साउथ चाइना सी में जो दूसरे देश है ना, उनका चाइना को यह कहना है कि भैया आप बेवकूफी की ना हद पार कर रहे हो। कैसे? एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। इस कन्वेंशन के बारे में आपने सुना होगा, अनक्लोज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। इस कन्वेंशन का साफ तौर पे यह कहना है, किसी भी देश के आगे जो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया है ना, जैसे मान लीजिए फिलीपींस है, फिलीपींस का ये 200 नॉटिकल माइल्स का आगे का जो एरिया है ना, ये है फिलीपींस का EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इसमें जो भी रिसोर्स आएंगे ना, उस पे उस देश का हक होगा। इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया है, फिलीपींस का हक होगा। यहां पर फिशेज हैं, ऑयल हैं, दूसरे रिसोर्स हैं, उनको एक्सप्लोर करने का हक फिलीपींस के पास ही होगा, क्योंकि ये एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है फिलीपींस का, यानी 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आता है। तो इन देशों का यह कहना है, फिलीपींस का, इंडोनेशिया का, कि यार हमारे EEZ में यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी एरिया आ रहा है, आप उसको भी अपना बता रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये 10 डैश लाइन के अंतर्गत आता है। ये 10 डैश लाइन आपने खुद से ही डिजाइन कर ली। आप कहते हो ये हिस्टोरिकली
इसके अंदर जो भी आता है हम उसे यूज करेंगे। कोई बताओ तो सही, कोई डॉक्यूमेंट दो। इंटरनेशनल कन्वेंशन को आप नहीं मान रहे हो, अपने हिसाब से एक लाइन बता रहे हो और बोल रहे हो कि जो भी आइलैंड्स इसके अंदर आएंगे वो हमारे हैं। आपने यहां पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना स्टार्ट कर दिया। दूसरे देशों का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया, वहां पे आप उस देश के लोगों को मछली नहीं पकड़ने दे रहे हो। वहां पे जो दूसरी एक्टिविटीज होती हैं ऑयल एक्सप्लोर करने वाली, उनको आप बाधित कर देते हो। ये तो गलत बात है ना। वैसे देखो, चाइना का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, यानी चाइना के कोस्ट से आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, वो तो बहुत कम है। ये आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है, इसमें तो कायदे से जो ये पार्सल आइलैंड्स हैं ये भी पूरे नहीं आते। इस पे तो पूरा कंट्रोल है चाइना का। कायदे से चाइना का इतना एरिया होना चाहिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला, लेकिन चाइना कहता है नहीं, ये पूरा हमारा है। ये सारा का सारा 10 डैश डॉटेड लाइन जो ये है, कायदे से इतना होना चाहिए चाइना का एरिया 200 नॉटिकल माइल्स वाला। तो फिलीपींस ना इन सब चीजों को लेके ना परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया 2013 में। फिलीपींस ने कोर्ट में जाके कहा यार आप हमारा समाधान कीजिए, ये चाइना तो अपनी हद पार कर रहा है। लेकिन देखो, चाइना ने ना उस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में आने से इनकार कर दिया। चाइना कहते हैं हम नहीं मानते इस कोर्ट को। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बोला मत मानो। अनक्लोज जो कन्वेंशन है ना, इसके एनेक्स 7 में साफ तौर पे लिखा हुआ है 2 पार्टीज के बीच में लड़ाई है। एक पार्टी अगर प्रेजेंट भी नहीं होती है सुनवाई के दौरान, तो केस तो चलता रहेगा। अगर आप यूं सोच रहे हो ना, चाइना को कोर्ट ने बोला अगर आप यूं सोच रहे हो हम प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम बच जाएंगे वर्डिक्ट से, ऐसा नहीं होगा। आप आओ या ना दो, आओ, वर्डिक्ट तो हम देंगे ही इस इशू पे। तो सुनवाई चलती रही। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ना फाइनली 2016 में अपना वर्डिक्ट दिया। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने साफ तौर पे बोल दिया चाइना को, आपका कोई हिस्टोरिकल राइट्स नहीं है। ये 9 डैश लाइन जो है आप बता रहे हो, ये आपने खुद से ही डिजाइन कर ली, और आपका ये बोलना कि इस लाइन के अंदर जो भी रिसोर्सेज आते हैं उन पे आपका हक है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन देखो, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ना ये भी बोला चाइना को, यार एक बात बताओ, फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो उसका 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर एरिया आता है। फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाके आप वहां पे आइलैंड्स पे मिलिट्री बेस बना रहे हो। आप फिलीपींस के मछुआरे को रोक रहे हो मछली पकड़ने से। फिलीपींस के अधिकारी वहां पे ऑयल एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको आप रोक रहे हो। वहां पे आप आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना रहे हो। ये तो गलत है ना, साफ तौर पे गलत है। मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पूरी तरह से फैसला दिया फिलीपींस के हक में, लेकिन चाइना ने उस फैसले को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार से देखो, हमने डिस्प्यूट समझ लिया, बेसिक्स के साथ डिस्प्यूट आखिरकार है क्या। अब देखो कुछ दूसरे डायमेंशंस कवर करते हैं ताकि साउथ चाइना सी का इशू आपका पूरी तरह से खत्म हो जाए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है साउथ चाइना सी की। यहां से देखो बहुत ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड होता है, $3 ट्रिलियन का। ये जो साउथ चाइना सी का इलाका है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है। यहाँ पे फिशरीज का बढ़िया रिसोर्स है साउथ चाइना सी में। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है, एनर्जी रिजर्व्स। यहाँ पे एनर्जी के काफ़ी रिजर्व्स है, इसलिए विभिन्न देशों की जो निगाहें हैं साउथ चाइना सी पर है। चलो, ये तो हमने बात की जनरल इंपॉर्टेंस की। अब इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां से ना इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन होके गुजरती हैं। इंडिया का 55% जो ट्रेड है यहीं से होके गुजरता है, तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी। एनर्जी रिसोर्स है चूंकि साउथ चाइना सी में, और इंडिया भी एनर्जी के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। तो जहां पे एनर्जी रिसोर्स है वहां इंडिया का इंटरेस्ट अपने आप जुड़ जाता है। मैरीटाइम कनेक्टिविटी, साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सफल बनाने के लिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना चाहता है, तो इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सफल इंप्लीमेंटेशन के लिए भी साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने बात की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की। अब सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस देखिए, क्योंकि देखो साउथ चाइना सी में ना चाइना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को वायलेट करता है। इंटरनेशनल वाटर में दूसरे देशों के शिप्स आसानी से गुजर सकते हैं, बट चाइना कहता है ये हमारा एरिया है, इंटरनेशनल वाटर नहीं है, हम नहीं गुजरने देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, चाइना अपना एक्सपेंशनिज्म शो कर रहा है इस एरिया में सभी आइलैंड्स को अपना आइलैंड बता के। एक्सपेंशनिज्म मतलब अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना, इंक्रीज करना।
तो चाइना का मजबूत होना, चाइना का एक्सपेंड होना इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि चाइना हमारा दुश्मन देश है। और दूसरा देखो, साउथ चाइना सी ना इंडियन ओशन से भी सीधा सीधा लिंक्ड है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है मलक्का स्ट्रेट। हालांकि मलक्का स्ट्रेट से संबंधित एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि उतना काम का भी नहीं है मलक्का स्ट्रेट हमारे लिए, जितना कि बताया जाता है आमतौर पे आर्टिकल्स में कि इंडिया इस स्ट्रेट को, मलक्का स्ट्रेट को चोक करके चाइना की एनर्जी सप्लाईज को रोक सकता है। हालांकि ऐसा है नहीं, हमने इससे संबंधित एक आर्टिकल डिस्कस किया था। इसके बाद आप जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देख लीजिए। चूंकि इंडिया देखो साउथ चाइना सी पर अब अपनी आवाज उठा रहा है, जैसे इस डायलॉग में हमारे नेवी चीफ ने उठाई, तो इसका मतलब इंडिया रीजनल पावर के तौर पे बढ़िया ढंग से इमर्ज होकर आ रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में किस प्रकार का ऑर्डर इमर्ज होगा, उसमें इंडिया के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं और इंडिया अपने इंटरेस्ट को शो करने में हिचक नहीं रहा है। पहले इंडिया हिचकिचाता था, बोलता नहीं था ऐसे इश्यूज पे, लेकिन ना सिर्फ अब इंडिया बोलने लगा है, बल्कि लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ इंडिया ने अलायंस भी बनाया है, जैसे क्वाड है, 4 देशों का समूह है। आसियान कंट्रीज के साथ इंडिया अच्छे से एंगेज कर रहा है। इंडिया बोल रहा है आसियान कंट्रीज को कि चाइना के साथ आप नेगोशिएट करके कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करो कि यहां पे कैसे कोई देश बिहेव करेगा, दूसरे शिप्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक्चुअली चाइना क्या करता है, यहां पे ना ग्रे एक्टिविटीज करता है। ग्रे एक्टिविटीज समझते हो क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। जैसे जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है ना, फॉर एग्जांपल स्पार्टली आइलैंड्स हैं। अब स्पार्टली आइलैंड्स के पास में ना फिलीपींस की बोट्स आएंगी, तो चाइना के जो वेसल्स हैं वो ना फिलीपींस की बोट्स पे ना वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे। दंगों में वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लोगों को डिस्पर्स करने के लिए पानी फेंका जाता है एकदम से, तो इस प्रकार से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है फिलीपींस की बोट्स के अगेंस्ट। अब देखो ये ग्रे एक्टिविटी है। ना तो चाइना ने गोली चलाई, गोली चलाता तो बात बड़ी हो जाती, टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती। तो चाइना ने गोली नहीं चलाई, लेकिन बोट को डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के पास जाने से रोक दिया वाटर कैनन का इस्तेमाल करके। तो ये ग्रे एक्टिविटीज होती हैं। सीधा सीधा इतनी टेंशन चाइना नहीं क्रिएट होने देता कि दोनों देशों में टकराव हो जाए, लेकिन एग्रेशन दिखाता रहता है। यही काम चाइना एलएसी पर भी करता है। इंडिया बॉर्डर के साथ में बॉर्डर पर आगे आ जाएगा, झंडा लगा देगा, झोपड़ी बना देगा। अब ये वैसी एक्टिविटीज हैं, ग्रे एक्टिविटीज, कि सीधा सीधा टेंशन ना क्रिएट हो लेकिन एग्रेशन शो हो जाए। इसके अलावा चाइना क्या करता है, दूसरे देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अपने शिप्स को भेज देगा, वेसल्स को भेज देगा और ट्रांसपोंडर ऑफ कर देगा। ट्रांसपोंडर लगाना जरूरी होता है वेसल्स को, ताकि ना दूसरे देश, दूसरे शिप्स पहचान सकें कि ये कौन सा शिप है, लोकेशन क्या है, सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऑटोमेटिक आइडेंटिफायर सिस्टम से। तो ये AIS ये हर एक शिप को लगाना होता है। लेकिन चाइना के शिप्स दूसरे देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाते हैं अपना AIS ऑफ करके, ऑटोमेटिक आइडेंटिफायर सिस्टम ऑफ करके। तो दूसरे देशों को जानकारी नहीं मिलती ये शिप कौन सा आया, कौन सा चला गया। तो बाद में चाइना इंकार भी कर सकता है कि हम आए नहीं आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। क्यों? क्योंकि AIS तो बंद कर रखा था चाइना के शिप्स ने, तो पहचान हुई नहीं शिप कब आया कब चला गया। इसके अलावा चाइना यहां पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। ना सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, बल्कि उनको मिलिटराइज भी कर रहा है। वहां पे अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स इस्टेब्लिश कर रहा है। तो इसलिए भी टेंशंस बढ़ गई हैं। अब देखो यूएसए विरोध करता है इन सब चीजों का। यूएसए तो सुपर पावर है, तो यहां पे जैसे फिलीपींस जैसे देश हैं वो यूएसए की मदद लेते हैं चाइना का सामना करने के लिए। तो यूएस भी बोलता है देखो ये इंटरनेशनल वाटर है, ये आपका वाटर नहीं है। तो यूएसए भी पेट्रोलिंग करता है इस एरिया में। तो इसलिए ना टकराव का खतरा बढ़ गया। इस वजह से कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज चिंतित भी हैं कि यूएस और चाइना के बीच में इस रीजन में टकराव होता है, युद्ध होता है, तो लपेटे में हम भी आ जाएंगे। वैसे देखो ये साउथ चाइना सी में फिशरीज के रिसोर्स काफी बढ़िया हैं, लेकिन ना 1999 के बाद से ही चाइना ने आर्बिट्ररी इंपोज लगा दिया कि यहां पे फिशिंग नहीं कर सकते, और बहाना मार लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। बाकी चीजों में चाइना को सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद नहीं आती, लेकिन इस सी में दूसरे देश के मछुआरे मछली ना पकड़ सके, इसलिए चाइना ने बैन लगा दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर। दूसरे देशों को डराने के लिए चाइना का जो कोस्ट गार्ड लॉ है ना, उसका आर्टिकल 22 में ये लिखा हुआ है कि कोस्ट गार्ड जो हैं चाइना के, वो वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जो चाइना के सोवरेन राइट्स या फिर साउथ चाइना सी में जो चाइना का जुरिडिक्शन है ना, उसको वायलेट करते हैं। तो ये दूसरे देशों को डराने के लिए है।
लास्ट में देखो वे फॉरवर्ड की बात आती है। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को देखो लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्वाड तो है ही, लेकिन दूसरा आसियान देशों के साथ इंडिया को एंगेज करना चाहिए। और इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट, इंडिया आसियान को बोले कि देखो आप चाइना के साथ नेगोशिएट करके कोड ऑफ कंडक्ट फिर से बनवाइए। 2002 वाली कोड ऑफ कंडक्ट पुरानी हो गई है, तो साउथ चाइना सी में विभिन्न देश कैसे बिहेव करेंगे उसके लिए चाइना के साथ आप कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप कीजिए। इसके बाद देखो जैसे इंडिया है, अब लद्दाख में इंडिया चाइना के बीच में टेंशन हुई, जितना सैनिक चाइना ने डिप्लॉय किए उतने इंडिया ने कर दिए, तो ना एक डेटरेंस होनी चाहिए। अभी क्या है, चाइना ना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, आसियान देशों को हल्के में लेता है यार, इनके बस की कोई बात नहीं है। जिस दिन इन्होंने डेटरेंस शो किया ना, डेटरेंस मतलब इन्होंने ये दिखाया कि अगर चाइना हमें तंग करेगा तो हम भी उतना ही चाइना को तंग करेंगे, हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम भी उतने ही इंटेंसिटी में अटैक करेंगे। यह डर चाइना को होना चाहिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, जिनके आइलैंड्स को चाइना अपना आइलैंड बताता है। तब तो देखो चाइना इन हरकतों से बाज आएगा। लेकिन अगर ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सके, चाइना इनको तंग करता गया, तो फिर चाइना बल्कि और ज्यादा तंग करेगा, क्योंकि चाइना को कीमत ही नहीं चुकानी पड़ रही जो चाइना के एक्शंस हैं उसके लिए। लास्ट में कुछ और पॉइंट्स हैं। इंडिया को इकोनॉमिकली मदद देनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड देनी चाहिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को जिनका चाइना के साथ डिस्प्यूट है, जो चाइना के दुश्मन हैं। और इसके अलावा साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी की बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए, बेस्ट टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट शेयर करने चाहिए डिफेंस के खास करके। ये इंडिया को करना चाहिए ताकि चाइना के दुश्मन मजबूत हों साउथ चाइना सी में और वो अपनी सुरक्षा कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो आज के द हिंदू में एम्प्लॉयमेंट से संबंधित एक आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो आप सबको पता है, नारायण मूर्ति इन्फोसिस के को फाउंडर, इन्होंने कहा कि आज के यूथ को एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, इन देशों के युवकों ने बहुत काम किया देश के लिए, और आज उन देशों की क्या सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, वो कितने डेवलप्ड हैं, आप देख सकते हो। राइटर कहते हैं देखो इकोनॉमी में ना डिमांड एंड सप्लाई का एक बेसिक रूल होता है। काम तो कर दें वर्कर्स एक हफ्ते में 70 घंटे भी, लेकिन इतनी डिमांड ही नहीं है। क्या हमारे देश में बहुत ज्यादा डिमांड है कि वर्कर्स कम पड़ रहे हैं? तब तो वर्कर्स ज्यादा काम करें ना। लेकिन अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, हमारे देश में ना उतनी डिमांड नहीं है अभी, तो बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। जबकि देखो जापान, जर्मनी में ना ये था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में ना वहां पे डेथ्स काफी ज्यादा हो गई थी और बहुत सारी सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, तबाह हो गई थी बिल्कुल ही। फिर से नई सिटीज क्रिएट करनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था, लेकिन इतनी लेबर नहीं थी। इस वजह से वहां पे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूथ ने ज्यादा काम किया क्योंकि लेबर की जरूरत थी, डिमांड थी, फिर से इंफ्रा डेवलप करना था। बट हमारे देश में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, हमारे देश में उतनी लेबर की डिमांड ही नहीं है। यही तो रोना है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एक हफ्ते में 70 घंटे काम करेंगे तो बल्कि एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा कम हो जाएगा और कम लोगों को जॉब मिलेगी। हालात तो ये हैं, आप देख सकते हो। हाल फिलहाल में इवन गूगल, अमेजोन जैसी कंपनीज ने एम्प्लॉयज को काम से निकाला है। तो पॉइंट वही है, 70 घंटे काम तो तभी करेंगे ना, पहली बात जब डिमांड होगी। क्या प्रोड्यूस करने के लिए 70 घंटे काम करें? तो इसके लिए ना राइटर 2 सॉल्यूशंस देते हैं। एक तो देखो हमारे देश में डिमांड को कैसे इंक्रीज किया जाए। डिमांड मतलब लोगों के पास पैसे हों, लोगों के पास पैसे हों, वो मार्केट में जाके खर्चा करें, तब चीजों की डिमांड होगी। अगर देखो लोगों की इनकम ही इतनी है कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ वो कर पाते हैं, तो वो क्या ही दूसरी चीजों पर खर्चा करेंगे मार्केट में जाके। तो राइटर कहते हैं सबसे पहले ना आप एक काम ये करो, जो फूड कॉस्ट है ना वो कम करो लोगों की, यानी खाना सस्ता करो। खाने को आप कैसे सस्ते कर सकते हो, फूड कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हो? एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाके। अगर देखो किसानों की फसलों की पैदावार इंक्रीज हो जाती है उतने ही लैंड से, तो फिर फूड कॉस्ट कम हो जाएगी। अब देखो लोगों के पास पैसा तो उतना ही है, लेकिन अब वो खाने पे कम पैसा खर्च करते हैं, तो बचा हुआ जो सेविंग हुई, क्योंकि खाने पे कम पैसा खर्च करना पड़ा, फूड की कॉस्ट लो हो गई,
तो फिर वो बचे हुए पैसे को, सेव किए गए पैसे को दूसरी चीज़ों पे खर्च करेंगे। दूसरी चीज़ें जैसे मार्केट में जाके टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, मोबाइल फ़ोन परचेज करेंगे। तो इससे क्या हो रही है? डिमांड इंक्रीज हो रही है। फिर बेशक 70 घंटे काम कर सकते हैं एक हफ्ते में वर्कर्स, लेकिन बिना इसके डिमांड के कैसे करेंगे? दूसरा, अगर देखो डोमेस्टिक डिमांड हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्लोबल डिमांड को सर्व करना, ग्लोबल डिमांड मतलब एक्सपोर्ट पे फोकस करना। अब देखो वर्कर्स काम करेंगे, या तो वो चीजें देश में बिकेंगी, देश में डिमांड नहीं है तो कम से कम फिर उनको एक्सपोर्ट करो। तो ग्लोबल डिमांड को एड्रेस करने के लिए ना हमारी कंपनीज कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, तभी तो हमारा माल बिकेगा दूसरे देशों में, तभी तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब मान लीजिए देखो खिलौने हैं, टॉयज हैं, अगर चाइना की कंपनीज टॉयज को सस्ता बनाती हैं, सस्ता एक्सपोर्ट कर पाती हैं, कोरियर की कॉस्ट भी कम है, तो फिर हमारी कंपनीज जो हैं इंडिया की, वो तो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगी ना। वो महंगा खिलौने बनाएगी और कोरियर करने पर भी ज़्यादा खर्च आएगा, तो इंडियन कंपनीज के द्वारा बनाए हुए खिलौने महंगे बिकेंगे, विदेशों में कम बिकेंगे। तो हमारी कंपनीज ना कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? बार बार घूम फिर के पॉइंट्स देखो वही आते हैं। सरकार बेहतर स्किल दे, विभिन्न कंपनीज की टेक्नोलॉजी में मदद दे, हेल्थ पे फोकस करे, एजुकेशन पे फोकस करे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स पे सरकार फोकस करे, इकोसिस्टम पे फोकस करे, बिजनेस करना आसान हो। इससे हमारी कंपनीज कॉम्पिटिटिव होंगी और वो ग्लोबल डिमांड को सर्व कर पाएंगी। अदरवाइज तो देखो हमारी कंपनी चाइनीज कंपनीज के मुकाबले में कॉम्पिटिटिव नहीं होंगी, तो फिर विदेशों में हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इन 2 पॉइंट्स पे राइटर काम करने की सलाह देते हैं, तब जाके नारायण मूर्ति वाला जो पॉइंट है कम से कम रेलेवेंट होगा कि एक हफ्ते में 70 घंटे काम करो। अभी तो उस पर डिबेट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो रेलेवेंट ही नहीं है वो क्वेश्चन। 70 घंटे बंदा तभी काम करेगा जब जरूरत है, मार्केट में काम ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो क्या प्रोड्यूस करने के लिए लेबर काम करेगी? अगर देखो मार्केट में डिमांड नहीं है, काम करते जाएंगे, फिर तो वो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जो मार्केट में बिक ही नहीं रहे। मतलब स्टॉक पैदा होता जाएगा लेकिन वो मार्केट में बिक ही नहीं रहे, फिर प्रोडक्शन का फायदा क्या? राइटर लास्ट में एक पॉइंट ये बोलते हैं, देखो जो फॉर्मल जॉब्स है ना, वहां पे तो कोई वर्कर ज्यादा काम करता है तो उसको जो एक्स्ट्रा वेजेस हैं वो मिल जाते हैं, ज्यादा जो काम किया है। बट इनफॉर्मल सेक्टर में तो कोई ज्यादा घंटे काम करता है, मान लीजिए एक दिन में 8 घंटे काम करना होता है, ओवरवर्क किया जाता है, उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता, एक्स्ट्रा वेजेस कुछ नहीं मिलते, बस उतना ही पैसा मिलता है। इनफॉर्मल जॉब्स में ना एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा होता है। तो साथ के साथ सरकार ये भी इंश्योर करे कि इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में आने वाले वर्कर्स की संख्या लगातार इंक्रीज होती जाए, ताकि इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल एक बार फिर से इकोनॉमी का है, इंडियन एक्सप्रेस का। देखो अक्सर हम एक चीज को लेकर चिंतित रहते हैं कि ज्यादातर ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वेस्ट एशिया से, एनर्जी की डिमांड की पूर्ति करने के लिए। लेकिन एक और ऑयल है जो इंडिया के लिए चिंता की बात है, खतरे की घंटी है, वो है एडिबल ऑयल। एनर्जी वाले ऑयल से तो हम परेशान हैं ही, क्योंकि उसका हम इंपोर्ट करते हैं, देश में प्रोडक्शन ना के बराबर है। बट एडिबल ऑयल का भी इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, जो एक बड़ा इशू है सरकार के लिए। 10 साल पहले तक ना हम 11.6 एडिबल ऑयल यानी खाने में जो तेल इस्तेमाल होता है उसका इंपोर्ट कर रहे थे, जो अब बढ़ के हो गया है 16.5 मिलियन टन। 2022-23 में इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन रही एडिबल ऑयल की 10.3 मिलियन टन। और देखो ये ज्यादातर था मस्टर्ड ऑयल और सोयाबीन ऑयल। मतलब इंडिया में जो एडिबल ऑयल प्रोड्यूस होता है ना, वो ज्यादातर मस्टर्ड ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल ही प्रोड्यूस होता है। थोड़ा बहुत बाकी दूसरी तरह के ऑयल जैसे राइस ब्राइन हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया। लेकिन दिक्कत यह है कॉटन की प्रोडक्शन हमारे देश में कम हो रही है पिछले कुछ समय से, और पैदावार भी पर हेक्टेयर कम हो रही है। तो इस वजह से कॉटन सीड ऑयल हमारे देश में कम प्रोड्यूस हो रहा है पहले के अपेक्षाकृत। और बाकी जो छोटे मोटे ऑयल हैं इनकी प्रोडक्शन ना के बराबर है, जैसे कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल, सूरजमुखी का तेल, ये सब। तो हमारे देश में ना कंजप्शन है ज़्यादा ऑयल की,
प्रोड्यूस हम कम कर रहे हैं, तो मजबूरी में हमें इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। जैसे देखो 2022-23 में 26.8 मिलियन टन एडिबल ऑयल हमें चाहिए था। डेटा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बिल्कुल डीप में जाके नहीं है, ऐसा डेटा है जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। 2022-23 में हमें 26.8 मिलियन टन एडिबल ऑयल चाहिए था, हमने प्रोड्यूस किए सिर्फ 10.3, बाकी हमें मजबूरी में इंपोर्ट करना पड़ा दूसरे देशों से, तो हमने इंपोर्ट किया। पाम ऑयल हमने इंपोर्ट किया 9.8 मिलियन टन इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड से। ये देखो प्री का भी क्वेश्चन बन जाता है कि पाम ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा कहां होती है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन देशों से। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने ना इंडिया को लेके एक कमेंट कर दिया था, तो बाद में टेंशन्स पैदा हो गई थी इंडिया और मलेशिया के बीच, तो इंडिया ने पाम ऑयल का इंपोर्ट मलेशिया से रोक दिया था। इसके अलावा पाम ऑयल के अलावा सोयाबीन ऑयल फिर हम इंपोर्ट करते हैं, कहां से, अर्जेंटीना, ब्राजील से 3.7 मिलियन टन। फिर हम सूरजमुखी का तेल इंपोर्ट करते हैं, ये तो आपको पता होगा। रशिया यूक्रेन के बीच में जब वार हुआ था तब ये इशू आया था कि रशिया और यूक्रेन से इंडिया समेत कुछ दूसरे देश सूरजमुखी का तेल इंपोर्ट करते हैं, सनफ्लावर, वो अब नहीं कर पाएंगे, कमी हो जाएगी एडिबल ऑयल की। तो सनफ्लावर ऑयल जो है वो ज़्यादा होता है रशिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना, इन देशों में, और यहां से इंडिया इंपोर्ट करता है 3 मिलियन टन के आसपास। तो ये हमने डिटेल से जाना। अब एक चिंता की बात देखो ये भी है, बात सिर्फ ये नहीं है कि अभी इंडिया ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, अगर आने वाले कुछ सालों में हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं किया, जो कि लगातार फॉल हो रही है इंक्रीज होने के बजाय, तो हमारा एडिबल ऑयल इंपोर्ट जो है वो 20 मिलियन टन को भी पार कर जाएगा। ये और ज़्यादा सीरियस इशू है। तो अब सरकार को ये चाहिए कि कैसे ना कैसे करके डोमेस्टिक एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। कैसे किया जाएगा? नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाए, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड क्रॉप्स हो मस्टर्ड और सोयाबीन की, जिससे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस हो। इसके अलावा प्राइस सपोर्ट दिया जाए किसानों को। हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि पंजाब में पैडी की खेती करते हैं किसान, उन्हें करनी नहीं चाहिए, पानी की कमी होती जा रही है पंजाब में। प्राइस सपोर्ट सरकार को देना चाहिए पंजाब के किसानों को कुछ दूसरी फसलों पर, जितनी उनकी इनकम राइस से बनती है उतनी ही या फिर उससे ज़्यादा इनकम अगर एडिबल ऑयल वाली क्रॉप्स पे बनेगी तो सरकार फिर तो मतलब किसान फिर एडिबल ऑयल वाली फसलों को प्रोड्यूस करेंगे। तो सरकार जो है वो उचित प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड करे किसानों को। अदरवाइज देखो अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा ना एडिबल ऑयल का तो नुकसान ही नुकसान है। नुकसान जैसे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो रहा है ऑयल के इंपोर्ट से। एक तरफ एनर्जी वाले ऑयल के इंपोर्ट से हम परेशान हैं, दूसरी तरफ एडिबल ऑयल को खरीदने के लिए भी तो डॉलर में पैसा देना पड़ता है ना। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में एडिबल ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो फिर हमें बल्कि और ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है इंपोर्ट पे, और महंगा मिलता है एडिबल ऑयल तो कंज्यूमर्स के लिए एडिबल ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं। फ्लक्चुएशंस काफ़ी होती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसका खामियाजा कंज्यूमर्स को भी भुगतना पड़ता है। अगर देश में प्रोडक्शन होगी ज़्यादा तो फिर कंज्यूमर्स को भी सस्ता एडिबल ऑयल मिल सकेगा। बट इसके लिए पॉइंट वही है, सरकार नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करे जिससे पैदावार इंक्रीज हो एडिबल ऑयल वाली फसलों की, और दूसरा प्राइस सपोर्ट सरकार दे ऑयल सीड ग्रोअर्स को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। जैसे देखो 21 फरवरी 2023 को एडिबल ऑयल वाला इशू हमने डिस्कस किया था डिटेल से, लेकिन आज कुछ अलग डायमेंशंस थी, तो आप 21 फरवरी 2023 वाले आर्टिकल से भी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज की जाए। इसके अलावा लास्ट में देखो आज दोनों न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल पब्लिश हुआ है अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति को लेके, जेवियर मिलेई। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी, संभावना कम है मेंस में, जीएस मेंस में। इनडायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, बताता हूं कैसे। इसके अलावा मेंस का रिजल्ट आने वाला है, इंटरव्यू स्टार्ट होंगे कुछ दिनों में, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इशू पता होना चाहिए। 2 इशू कवर होंगे। एक, अर्जेंटीना की इकोनॉमी की हालत काफी खस्ता है, जैसे श्रीलंका की इकोनॉमी की हालत हो गई थी ना, वैसे ही आज अर्जेंटीना की इकोनॉमी की हालत है। इन्फ्लेशन कितनी? 150% अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन। वहां पे जो करेंसी है पैसो, $1 में कितने पैसों आते हैं आज के समय में? 1000। इसके अलावा डेट काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है अर्जेंटीना की इकोनॉमी पर।
सिचुएशन इतनी खराब थी कि वोटर बहुत ज़्यादा परेशान थे अर्जेंटीना में। और ये जो है ना जेवियर मिलेई, ये देखो अरविंद केजरीवाल टाइप, मतलब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले थोड़ा इस टाइप का नहीं बोलते थे कि सब मिले हुए हैं, सब चोर हैं, मैं आऊँगा तो सिस्टम बदल दूंगा। तो ये ना ट्रेडिशनली पॉलिटिशियन नहीं थे, ये इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन एक्सट्रीम बातें किया करते थे कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता, इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है, सब मिले हुए हैं, चोर हैं, करप्शन करते हैं, जनता की कोई फिक्र नहीं है। तो ये बातें आपको पता है जनता को अच्छी लगती हैं, तो इनको अब चुना है। ये देखो फार राइटिस्ट हैं। अब जो बिगनर्स हैं वो पूछते हैं कई बार कि सर ये राइटिस्ट लेफ्टिस्ट कौन होते हैं। मैं ओरिजिन पे नहीं जाऊंगा डिटेल से, लेकिन मैं आपको फीचर्स बता देता हूं जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वेटरन्स के लिए भी, बिगनर्स के लिए भी। देखो जो राइटिस्ट लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो यूं बोलते हैं कि इकोनॉमी में सरकार का रोल कम से कम होना चाहिए। दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट बोलते हैं कि ना सरकार ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए, सरकार ज़्यादा स्कीम्स चलाए। जो लेफ्टिस्ट हैं वो अपने आप को बोलते हैं कि हम मल्टीकल्चरलिस्ट हैं, प्रोग्रेसिव हैं, हम लिबरल हैं, अलग अलग कल्चर्स को हम सहन करते हैं। राइटिस्ट के बारे में यूं कहना होता है कि वो मेजॉरिटी कल्चर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स हैं उनको तवज्जो देते हैं, अपने कल्चर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जो राइटिस्ट हैं वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेफ्टिस्ट जो हैं वो सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो जेवियर मिली जो है, जेवियर मिली ये फार राइटिस्ट हैं। ये कहते हैं कि मैं सरकार की स्पेंडिंग को 15% कट कर दूंगा, सरकार कम से कम होनी चाहिए, मैं टैक्स खत्म कर दूंगा, मतलब कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाले हैं। इनको ना ट्रंप का ग्रेटेस्ट समर्थक माना जाता है, मतलब बोलते हैं कि अर्जेंटीना में एक प्रकार से ट्रंप ही जीत के आ गए हैं। जैसे ट्रंप बोला करते थे ना क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता, तो ये भी यही बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता, ये सिर्फ लेफ्टिस्ट का बहाना है, सोशलिस्ट का बहाना है और कुछ नहीं है। इवन पोप जो है ना, अभी पोप अर्जेंटीना से ही हैं, इन्होंने तो पोप को काफ़ी बुरा भला कह दिया। ये बोलते हैं कि पोप जो है वो एक गंदे लेफ्टिस्ट हैं और कुछ नहीं है, फिल्थी लेफ्टिस्ट। इनका ये कहना है कि लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट जहां जहां पे है ना, हम उनसे डील नहीं करेंगे। तो चाइना को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। चाइना की काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट है अर्जेंटीना में। तो जैसे देखो मालदीव में जो सरकार चुन के आई वो प्रो चाइना है, तो इंडिया को काफ़ी धक्का लगा कि यार अब वहाँ के राष्ट्रपति इंडिया को बोल रहे हैं कि आप अपने मिलिट्री पर्सनल लेके जाओ। उसी प्रकार से अर्जेंटीना में चाइना को बहुत धक्का लगा, क्योंकि प्रो यूएसए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं जेवियर मिलेई, जो कहते हैं अर्जेंटीना की करेंसी अब यूएस की डॉलर होनी चाहिए। इस प्रकार की एक्सट्रीम बातें करते हैं ये। तो चाइना की इन्वेस्टमेंट अब खतरे में है अर्जेंटीना में। तो ये पूरा इशू है, आपको पता होना चाहिए अर्जेंटीना में क्या क्या चल रहा है। फार राइटिस्ट लीडर चुन के आए हैं। परंपरागत रूप से देखो ब्राजील में बोल्सोनारो वो चुन के आए थे, वो भी राइटिस्ट थे। अदरवाइज साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ना ज्यादातर लेफ्टिस्ट लीडर्स ही चुन के आते हैं। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक एडिबल ऑयल से संबंधित और दूसरा साउथ चाइना सी से संबंधित। आसान क्वेश्चंस हैं। आज की डिस्कशन के आधार पर आप इन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन देखिए जो यूपीएससी ने पूछा था, सिविल सर्विसेज में नहीं सीडीएस में पूछा था 2019 में। साउथ चाइना डिस्प्यूट में कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं? साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं, बताइए सही आंसर क्या है। सीडीएस में पूछा था 2019 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर देखो 3 है, 1 2 3। चाइना इन्वॉल्व है, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया इन्वॉल्व नहीं है। तो ये पता होना चाहिए आपको, पता होगा भी, मतलब पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर है अब। तो कैसी लगी डिस्कशन, मजे आए क्या नहीं? मुझे तो मजे आते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताओ आपको अच्छा लगा तो। कल फिर से मिलेंगे एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।